Good morning, friends. Let's start our further discussion on banking system in India. Okay, we will discuss today's topic like willful defaulters, asset reconstructions companies, and prompt corrective action. These three topics were discussed today in our lecture number 18 of economics. Before this, I will inform you that as soon as possible, I will bring polity batches for UPSC and one day competitive exams. So get ready. Before the end of the November month, we will start polity batches. Okay. So let's start our topic. विलफुल डिफॉल्टर्स. विलफुल मतलब कि अपने इच्छा से जो लोग डिफॉल्ट करते हैं. ओके, आइए देखते हैं आगे. इफ बोरोवर, डिफॉल्ट क्या होता है पहले ये जानते हैं. इफ बोरोवर फेल्स टू रिपे बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिड नॉट एबल टू टेक एक्शन. ओके, अगर बोरोवर फेल कर जाता है पैसा रिपे करने में, तो अगर इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी यानी कोई आपदा के कारण करता है, तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है, बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके ऊपर होगा. हाउएवर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएट अगेंस्ट हिम. आगे देखते हैं विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है. विलफुल डिफॉल्टर इज दैट बोरोवर हु डिफॉल्टेड आफ्टर हैविंग रिसोर्सेज. जिसके पास रिसोर्सेज हैं उसके बाद वो डिफॉल्ट करता है, उसे बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर. यानी कि जो अपने इच्छा से अपने मन से डिफॉल्ट करे उसे हम विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं. जैसे कि आप 100 रुपये लोन लिए हैं और आप क्या कहते हैं कि आपके पास पैसे हैं फिर भी आप नहीं पे कर रहे हैं, तो वो विलफुल डिफॉल्टर होता है. और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी क्या होता है कि आप पैसा लिए हैं, आप बिजनेस में लगाएं, बिजनेस में लॉस चला गया. ओके, या फिर आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट किए उसमें घाटा मिल गया, या फिर आप चोरी हो गया, फिर एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी. जैसे बैंक में रखे थे लॉकर में, बैंक कोई फ्लड्स या फिर कुछ आपदा के कारण बैंक ही डूब गया. ओके, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बोरोवर इन विलफुल डिफॉल्टर. कई प्रकार के बोरोवर जो होते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स में होते हैं. आइए उनको देखते हैं. 4 प्रकार के होते हैं मेनली, आज हम उनको डिस्कस करेंगे विलफुल डिफॉल्टर के अंदर. पहला होता है बोरोड फ्रॉम अदर पर्पस, बोरोड फॉर अदर पर्पस एंड यूज्ड इन अनदर पर्पस. यानी कि किसी पर्पस के लिए लिए, आप जैसे 1000 रुपये लिए किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए. जैसे मान लीजिए आप 1000 रुपये लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उस 1000 रुपये का आप शॉप खोल लिए हैं, तो वो होता है कि किसी पर्पस के लिए लेना और किसी पर्पस में यूज कर लेना. ओके, लिख लीजिए इसको आप लोग. बोरोड फॉर अदर पर्पस एंड यूज्ड इन अनदर पर्पस एंड देयरआफ्टर डिफॉल्टेड. यानी किसी चीज़ के लिए किसी और जगह इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ घाटा हो गया, उसके कारण डिफॉल्ट करते हैं, तो वो भी होता है विलफुल डिफॉल्टर. ओके, दूसरा आता है फंड्स एंड रिसोर्सेज आर डिलिबरेटली डाइवर्टेड. ओके, जो फंड और रिसोर्सेज लिए हैं उसको डाइवर्ट कर देते हैं किसी और सेक्शंस में, तो वो होता है दूसरे प्रकार का बोरोवर जो विलफुल डिफॉल्ट करता है. फंड्स एंड resources are deliberately diverted. ओके, थर्ड देखते हैं प्लेजिंग एसेट इज डिस्प्लेस्ड और डिस्पोज्ड विदाउट इन्फॉर्मिंग लेंडर. ओके, यानी कि जिससे आप कर्ज लिए हैं, कर्ज लेते वक्त कोई वस्तु उसको एसेट प्लेज करते हैं कि अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं तो आप ये मेरी चीज़ रख लीजिएगा या फिर इसको सेल कर दीजिएगा. उस एसेट को आप कहीं और यूज कर दें या कहीं बेच दें या फिर किसी और को दे दें विदाउट लेंडर को बताए, तो वो भी होता है विलफुल डिफॉल्ट. प्लेजिंग एसेट is displaced
और डिस्पोज्ड विदाउट इन्फॉर्मिंग लेंडर। ओके, फोर्थ देखते हैं, आफ्टर हैविंग मनी इफ यू हाइड्स फ्रॉम बैंक, यानी कि पैसा है उसके बाद भी अगर हाइड करते हैं वो भी विलफुल डिफॉल्ट होता है। आफ्टर हैविंग मनी इफ हाइड्स फ्रॉम बैंक। ओके, समझ गए। अब आगे देखते हैं, ये होता है विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर आप लोग समझ गए। एक बार फिर से देख लीजिए, विलफुल डिफॉल्टर वो होते हैं जो अपनी इच्छा से, यानी कि आपने किसी और चीज़ के लिए लिया और कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, वो या तो फिर फंड और रिसोर्सेज को कहीं और डाइवर्ट कर दिया, या फिर प्लेजिंग जो एसेट प्लेज किए थे लोन लेने के लिए उसे बिना लेंडर को बताए डिस्पोज्ड और डिस्प्लेस्ड कर दिए वो, या फिर मनी होने के बाद भी बैंक से हाइड किए हैं वो सब आते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स के कैटेगरी में। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ARCs। ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग कई बार ARCs का नाम लिए थे, तो मैंने बोला था आगे डिटेल में बताऊंगा, तो आज उसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। और ARC थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो ध्यान से समझिएगा लो, बड़ा है बट बहुत आसान टॉपिक है, सबसे आसान ARC ही हमको लगता है इकोनॉमिक्स में। आइए देखते हैं, ARC सेटअप अंडर सारफेसी एक्ट, ये आई है, इसको सही कर लीजिएगा लो, सारफेसी एक्ट 2002। सारफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत ARCs को बनाया गया। ओके, सारफेसी का फुल फॉर्म देख लीजिए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। सारफेसी, ओके, सारफेसी क्या करता है, बैंक को इंपावर देता है, बैंक को पावर देता है टू फोरक्लोज एंड ऑक्शन द एसेट प्लेस्ड बाय बोरोवर टू रिकवर द लोन। यानी कि अगर कोई लोन नहीं रिपे करता है, NPA हो जाता है कोई लोन, तो उसके द्वारा रखा गया एसेट, सारफेसी एक्ट 2002 जो है वो बैंक को इंपावर्ड करता है कि वो एसेट आप बेच दीजिए। ओके, हाउएवर ओनली डन इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन के ही केस में ये होता है। सारफेसी एक्ट पेव वे फॉर सेटिंग अप ARC इन इंडिया, जो पहले देख चुके हैं कि सारफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत ही ARC सेटअप किए गए थे। फर्स्ट ARC जो था ARCIL। ARCIL क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया LTD, सेटअप बाय, कई बैंकों ने मिलकर बनाया था इसे, जैसे कि SBI, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI एंड IDBI टुगेदर। ये चारों ने मिलकर पहला ARC कंपनी बनाया था, ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भारत में, ARCIL। ओके, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इंडिया। ओके, सच ARCs आर सेटअप बाय, जो ARC है वो दो या दो से ज़्यादा बैंक एक साथ भी मिलकर कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल भी बना सकता है RBI से परमिशन लेके। सेटअप बाय 2 or more banks together or by individual, also by seeking permission of RBI। ओके, अब आगे देखते हैं ARC। ARC के अंदर क्या होता है,
बाई एनपीए फ्रॉम बैंक। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं वो बैंक से खरीदती है डिस्काउंटेड प्राइस पर और उसको रिकवर करती है अपने ट्रेंड एम्प्लॉयज के थ्रू। ओके, तो इसे देख लेते हैं। एआरसी क्या करती है? बाई एनपीए फ्रॉम बैंक। ओके, देन आफ्टर buy NPF from bank at discounted price, then after they recover with the help of trained employee। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने पास एम्प्लॉय रिक्रूट करते हैं, ट्रेंड करते हैं उनको और उनके थ्रू एनपीएस को रिकवर करते हैं। ओके, रिकवर with help of trained employee। ओके, आगे देखते हैं। एआरसी जो है यूज्ड एज ए इंपॉर्टेंट टूल टू रिड्यूस एमपीए और बैड डेब्ट, यानी कि गंदा कर्ज। एआरसी used as important tool to reduce NPA and or bad debt। ओके, और दूसरा क्या है? ARC used as a instrument to clean the balance sheet of banks। बैंक्स का जो बैलेंस शीट होता है, रिपोर्ट कार्ड जो होता है कि कितना एसेट है उनका, कितना लाइबिलिटी है उनका, उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ओके, यानी कि जब लोन रिकवर कर देंगे तो उनका ऑलरेडी बैलेंस शीट रिकवर क्लीन हो जाएगा। ओके, एआरसी यूज्ड एज instrument to clean balance sheet of the banks। ओके, समझ गए। अब आगे देखते हैं बैड बैंक क्या है। बैड बैंक, गंदा बैंक। ओके, बैड बैंक देखते हैं। गवर्नमेंट डिसाइड टू सेटअप। ओके, गवर्नमेंट एक बैड बैंक सेटअप करने का सोचता है बट आरबीआई अपोज कर देता है, जिसके कारण गवर्नमेंट इस प्लान को ड्रॉप कर देता है। ओके, गवर्नमेंट डिसाइड टू सेटअप बट आरबीआई अपोज्ड, सो आइडिया was dropped by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, इसके अंदर होने वाला क्या था ये तो जान लीजिए। क्या मालूम पूछ दे कभी बैड बैंक, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। तो बैड बैंक के अंदर क्या होता था, होने वाला था कि गवर्नमेंट गिव सफिशिएंट फंड टू बैड बैंक। गवर्नमेंट जो बैड बैंक इस्टेब्लिश करती उसे सफिशिएंट फंड देती और बैड बैंक बाई एनपीए एट डिस्काउंटेड प्राइस एंड बैड लोन वॉज रिकवर्ड। ओके, बैंक जो है एनपीए लोन्स जो होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बैंकों से खरीदी थी और उसे रिकवर करती। ओके, गवर्नमेंट गिव sufficient fund to bad bank, then after bad bank buy NPA at discounted price and bad loans was रिकवर्ड। बैड बैंक जो है
गवर्नमेंट लाना चाहती थी बट आरबीआई ने इसे अपोज किया, तो गवर्नमेंट ने इसे ड्रॉप कर दिया। इसके अंतर्गत क्या होने वाला था कि गवर्नमेंट गिव सफिशिएंट फंड टू बैड बैंक, गवर्नमेंट पैसा देती बैड बैंकों को, और बैड बैंक क्या करती उस पैसे के थ्रू एनपीएस को खरीदती डिस्काउंटेड प्राइस पे और उसे रिकवर करती। ओके, एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का एनपीए है, तो बैड बैंक यानी कि गंदा बैंक, बैड बैंक इसे डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदती, डिस्काउंट जितना करा ले, नेगोशिएबल होता है, 70 रुपीज़ पे खरीदी मान लो। ओके, देन इसको इन्होंने रिकवर कर लिया 100 रुपीज़ पे, या फिर मान लीजिए 95 पे रिकवर कर लिया, 90 पे रिकवर कर लिया, तो इसके बीच का जो गैप होगा वो बैड बैंक के पास जाएगा, उसको यूज़ किया जाएगा बैड बैंक के लोगों को सैलरी देने के लिए, और गवर्नमेंट डिविडेंड लेगी उसमें। ओके, ये था, बट आरबीआई ने इसे अपोज किया तो गवर्नमेंट इसे नहीं ला पाई। फिर देखते हैं पारा, पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। गवर्नमेंट है, अगर वो कुछ इच्छा रखती है तो उसे पूरा तो करेगी ही, क्योंकि मेन पावर वही है, एग्जीक्यूटिव वही है इंडिया के। तो पारा, व्हेन द गवर्नर वाज उर्जित पटेल, उर्जित पटेल, गवर्नमेंट रिन्यूड बैड बैंक अंडर न्यू नेम पारा। तो जब गवर्नर भारत के आरबीआई यानी गवर्नर आरबीआई के उर्जित पटेल जी थे, तो गवर्नमेंट ने बैड बैंक को नए नाम से लाया पारा, पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसीज। ओके, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि व्हेन हाउ फंड, इसके अंदर जो फंड जो था वो गवर्नमेंट नहीं देगी, यहाँ पे फंड पब्लिक द्वारा, ठीक है, पब्लिक से रेज किया जाएगा, और उसका जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा, कुछ शेयर पब्लिक के साथ शेयर किया जाएगा। ओके, यहां बस एक ही चेंज हुआ कि फंड जो है गवर्नमेंट नहीं देगी अब, हाउएवर फंड रेज्ड बाय पब्लिक एंड प्रॉफिट shared to the public who invested, and in case of failure government give back। ओके, यहाँ जो फंड है वो पब्लिक के द्वारा रेस किया जाएगा, यानी कि पब्लिक से लिया जाएगा, जो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे वो इन्वेस्ट करेंगे, और जब रिकवर होगा लोन तो जो प्रॉफिट मिलेगा उसका कुछ हिस्सा पब्लिक के साथ शेयर करेंगे। ओके, और अगर घाटा होता है तो गवर्नमेंट कुछ % हेल्प करेगी। ओके, आगे देखते हैं। इसे भी ड्रॉप कर दिया गया जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 आया। डोंट वरी, इसे भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 जब आया, तो पारा जो होता है, पारा जो हमारा पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसीज था, उसे भी ड्रॉप कर दिया गया। फिर आगे देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया। द गवर्नमेंट इन बजट 2021 एंड 2021 एंड 22 के बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया सेटिंग अप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू डील विथ स्ट्रेस्ड एसेट। स्ट्रेस्ड एसेट के से डील करने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसीज और एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसीज, एआरसी एएमसी, एआरसी एंड एएमसी सेटअप करने के लिए बोला। ओके, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, उसके लिए उन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए। 2 ऑर्गेनाइजेशंस वाज सेटअप। पहला क्या था, NARCL। NARCL क्या है, सेटअप अंडर, जान जाइए किसके अंतर्गत इसे सेटअप किया गया, सेटअप अंडर द कंपनी एक्ट 2013 एज ARC। ये एक ARC है। ओके, फुल फॉर्म देख लीजिए पहले इसका, इस तरह आप लोगों को कहीं और उसका फुल फॉर्म आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए।
नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एलटीडी। इससे तो समझ गए कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। और दूसरा क्या है, आईडीआरसीएल, इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी, यानी कि एएमसी। ओके, इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी एलटीडी। ओके, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनीज, ये हमारा एआरसी है, ये है एएमसी। ओके, अब देखते हैं एनएआरसीएल का क्या वर्क है। एनएआरसीएल जो हैं वो सेटअप देख लेते हैं। सेटअप अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत एसएआरसी इसे सेटअप किया गया। ओके, 51% ओनरशिप होल्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक, जो इसका शेयर है यानी 51% मेजॉरिटी शेयर जो है, मेजॉरिटी स्टेक होल्डर पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे। ओके, 51% और मेजॉरिटी स्टेक होल्डर और ओनरशिप होल्ड्स बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ओके, it will acquire the NPA account from bank through proper negotiation and bargaining with bank। इनका काम क्या होता है कि ये एनपीए अकाउंट को बैंकों से खरीदेगी नेगोशिएबल प्राइस पे। ओके, it will acquire the NPA account from bank through proper negotiation and bargaining with बैंक। ओके, उसके बाद देखते हैं आईडीआरसीएल क्या करती है। आईडीआरसीएल का मेजॉरिटी स्टेक जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास होती है। मेजॉरिटी स्टेक 51% शेयर ओनरशिप होल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, जो मेजॉरिटी स्टेक है 51% शेयर से प्लस शेयर्स और ओनरशिप आईडीआरसीएल यानी कि इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी एलटीडी का प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास होगा। ओके, आगे देखते हैं। इट विल देन ट्राई टू मैनेज द स्ट्रेस्ड एसेट इन द मार्केट आफ्टर एनएआरसीएल ट्रांसफर टू देम। एनएआरसीएल जो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है बैंकों से एनपीए को खरीदेंगी और उसे ट्रांसफर कर देंगी आईडीआरसीएल को, इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी एलटीडी को, और वो उसको रिकवर करेंगी। ओके,
When ARCL transfer NPA account to IDRCL, they manage the stressed asset and recover through trained employee. Okay, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ NARCL इस्टेब्लिशमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या था इसके पीछे? टू रिजॉल्व द स्ट्रेस्ड एसेट ऑफ मोर देन 500 करोड़। 500 से ज़्यादा 500 करोड़ से ज़्यादा के एसेट, स्ट्रेस्ड एसेट्स को रिजॉल्व करने के लिए, रिकवर करने के लिए NARCL इस्टेब्लिश किया गया। ओके, दे कैन एक्वायर अप टू assets of more than 500 crore rupees. Okay, or to resolve or to recover. Okay, to manage the stress level. ओके, आगे देखते हैं। देन दे कैन एक्वायर अप टू 2 लाख करोड़ एसेट फ्रॉम डिफरेंट कमर्शियल बैंक, बट दे कैन एक्वायर अप टू 2 लाख करोड़ एसेट्स फ्रॉम डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स। ओके, अब आगे देखते हैं द वर्किंग ऑफ टू एंटिटी, ये कैसे वर्क करते हैं। NARCL क्या करती है? NPA को बाई करती है, बाई NPA अकाउंट फ्रॉम बैंक। NPA अकाउंट को बैंक से बाई करती है एट 15:85 के रेशियो पे। ओके, अब 15:85 रेशियो क्या है? Under this, they will buy NPA account from bank at negotiable price. Let's see, price is fixed to 100. Okay, then under this 15% pay in cash and 85% pay as securities issued by government of 5 years maturity and transfer to IDRCL। IDRCL को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, अब IDRCL क्या होती है? इसे रिजॉल्व करती है और 85% जो पैसा है वो रिमेनिंग मनी पे करती है। ओके, रिजॉल्व इट एंड पे 85% रिमेनिंग मनी। गवर्नमेंट अप्रूव्ड 5-year गारंटी ऑफ अप टू 36,000 करोड़ सिक्योरिटी रिसिप्ट इशूड बाय NARCL। ओके, आइए एक बार इसको शुरू से देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ARC सारफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया। ये बैंक को इम्पावर्ड करता है कि एसेट्स को ऑक्शन कर सकती है लोन को रिकवर करने के लिए। उसके बाद सारफेसी एक्ट जो है फॉर सेटिंग अप ARC इन इंडिया, ये देख लीजिए। फर्स्ट ARC जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इंडिया लिमिटेड खोला गया, ओपन हुआ, इस्टेब्लिश्ड हुआ। उसको SBI, PNB, ICICI, IDBI ने मिलकर सेटअप किया। ARCs को 2 और 2 से ज़्यादा बैंक या तो फिर इंडिविजुअल बैंक RBI से परमिशन लेकर खोल सकती है। ARC में क्या होता है? बाई NBA फ्रॉम बैंक एट डिस्काउंटेड प्राइस, रिकवर विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड एम्प्लॉय। ARCs जो होती हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं NPA अकाउंट को बाई करती है बैंकों से डिस्काउंटेड प्राइस पे और उसको रिकवर करती है ट्रेंड एम्प्लॉय के थ्रू। ओके, ARC यूज्ड एज अ इम्पॉर्टेंट टूल टू
रिड्यूस एनपीए। एआरसी का यूज होता है, इम्पॉर्टेंट टूल होता है एनपीए को रिड्यूस करने के लिए, बैड डेब्ट को रिड्यूस करने के लिए। एआरसी बैंक के बैलेंस शीट को भी क्लीन रखने के लिए हेल्प करता है। ओके, क्योंकि लोन रिकवर होगा तो ऑटोमेटिक बैलेंस शीट क्लियर हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। बैड बैंक क्या है? बैड बैंक का आइडिया गवर्नमेंट ने लाई, बट आरबीआई ने इसका विरोध किया तो गवर्नमेंट ने इसे ड्रॉप कर दिया। तो इसके अंतर्गत क्या होने वाला था कि गवर्नमेंट गिव सफिशिएंट फंड टू द बैड बैंक, बैड बैंक को सफिशिएंट फंड देती और बैड बैंक जो है एनपीए को बाई करता डिस्काउंटेड प्राइस पे और उसे रिकवर करता अपने ट्रेंड एम्प्लॉय के थ्रू। ओके, यहाँ एग्जांपल दे गए थे कि 100 रुपये का एनपीए है तो बैड बैंक इसे 70 रुपये के नेगोशिएबल रेट पे खरीद लेगी और इसे फिर रिकवर करेगी, या 100, 95, 90 जितना भी रिकवर करेगी। तो बीच का जो गैप होता है वो उसका फ़ायदा होगा, उससे एम्प्लॉय सैलरी दी जाएगी एम्प्लॉयज़ को और कुछ परसेंट डिविडेंड गवर्नमेंट लेगा। ओके, उसके बाद देखते हैं जब गवर्नमेंट ने उसे ड्रॉप कर दिया तो जब उर्जित पटेल गवर्नर बने तो उस समय गवर्नमेंट ने बैड बैंक का नाम चेंज करके पारा के रूप में लाया, यानी पब्लिक सेक्टर एसेट पैरा, पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसीज के रूप में लाया। इसके अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे फंड रेज जो गवर्नमेंट नहीं देगी, फंड रेज किया जाएगा पब्लिक द्वारा। जो इन्वेस्टर रहेंगे, इंटरेस्टेड इन्वेस्टर रहेंगे, वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे और उनके साथ प्रॉफिट शेयर किया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, और अगर फेल होता है तो गवर्नमेंट बैकअप करेगी। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2060 पारा वाज ड्रॉप्ड, पैरा भी ड्रॉप्ड कर दिया गया जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 लाया गया। द गवर्नमेंट इन बजट 2021 एंड 22, गवर्नमेंट 21-22 बजट में अनाउंस करती है एआरसीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बनाने के लिए, जो कि स्ट्रेस्ड एसेट के साथ डील करेंगे बैंकिंग सिस्टम में, भारत के बैंकिंग सिस्टम में, जिसके अंतर्गत 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एलटीडी और इंडियन डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी एलटीडी। एनएआरसीएल को और दोनों को सेटअप किया गया द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। इसके अंदर 51% मेजॉरिटी स्टेक और ओनरशिप जो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक के पास रहेगा। ओके, और इट विल एक्वायर द एनपीए अकाउंट फ्रॉम बैंक थ्रू प्रॉपर नेगोशिएबल एंड बार्गेनिंग इन बैंक। जो एनएआरसीएल है वो एनपीए अकाउंट को बैंकों से खरीदेगा नेगोशिएबल रेट पे और उसे ट्रांसफर कर देगा आईडीआरसीएल को। आईडीआरसीएल जो है मेजॉरिटी स्टेक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास होगा। ओके, व्हेन एआरसीएल ट्रांसफर एनपीए अकाउंट टू आईडीआरसीएल, जब एनएआरसीएल आईडीआरसीएल को एनपीए अकाउंट ट्रांसफर कर देगी तो दे विल मैनेज स्ट्रेस्ड एसेट, वो स्ट्रेस्ड एसेट को रिकवर करेंगे अपने ट्रेंड एम्प्लॉय के थ्रू। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है एनएआरसीएल को इस्टेब्लिश करने के लिए, टू रिजॉल्व द स्ट्रेस्ड एसेट ऑफ मोर देन 500 करोड़ एंड दे कैन एक्वायर अप टू 2 लाख करोड़ एसेट फ्रॉम डिफरेंट कॉमर्शियल्स बैंक। ओके, अप टू 500 करोड़ तक के एसेट्स एनपीए अकाउंट्स को रिकवर कर सकते हैं और डिफरेंट बैंक्स के लेकर 2 लाख करोड़ तक वो रिकवर कर सकते हैं। अब इन दोनों वर्क कैसे करते हैं, हाँ, द वर्किंग ऑफ 2 एंटिटी, बाई एनपीए अकाउंट फ्रॉम बैंक एट नेगोशिएबल प्राइस। एनएआरसीएल जो होता है वो नेगोशिएबल प्राइस पे खरीदेगा 15:85 के रेशियो पे, 15% कैश में पे कर देगा और 85% का सिक्योरिटी इशू करेगा। ओके, और सिक्योरिटी 5 ईयर का मैच्योरिटी होगा, गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा, उसके बाद ट्रांसफर कर दिया जाएगा आईडीआरसीएल को एनपीए अकाउंट। आईडीआरसीएल क्या करेगी, उसको रिजॉल्व करेगी, रिकवर करेगी और 85% जो पैसा बच गया था बैंकों को देना, जो सिक्योरिटी रखे थे, उस रिमेनिंग मनी को उन्हें रिटर्न करेगी। ओके, गवर्नमेंट अप्रूव्ड 5 ईयर गारंटी ऑफ अप टू 36,000 करोड़ सिक्योरिटी रिसिप्ट टू बी इशूड बाय एनएआरसीएल। एनएआरसीएल के द्वारा 36,000 करोड़ का सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू किया गया, उसकी गारंटी
गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड की है। ओके, अब आगे देखते हैं आज का तीसरा टॉपिक, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। उससे पहले जान लेते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आए, कोई क्वेश्चन करना हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल @UPSC_with_शिवम पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, 24 आवर के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो मैसेज कर दीजिएगा, हम टेलीग्राम आईडी पे आपको दे देंगे। @UPSC_with_शिवम भी टेलीग्राम पेज है, उस पर आपको नोट्स मिल जाएगा। इफ़ यू वांट यू विल मैसेज, आई विल प्रोवाइड यू। ओके, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अब देखते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, एज द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर द आरबीआई कीप क्लोज वॉच ओवर द फंक्शनिंग ऑफ बैंक। आरबीआई जो होता है बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर होता है, कर्ता धर्ता होता है, गारंटर होता है। तो आरबीआई बैंकिंग सिस्टम के फंक्शनिंग को देखता रहता है हमेशा। आरबीआई उनकी रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस और एसेट्स और लाइबिलिटी को हमेशा इवेल्युएट करता है। इफ बैंक डू नॉट परफॉर्म अप टू एक्सपेक्टेशन, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वॉज टेकन। अगर आरबीआई के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर बैंकिंग सिस्टम या बैंक काम नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। लिख लीजिएगा इसको, एज द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर द आरबीआई keep close watch over the functioning of the banks in India. Okay, RBI evaluate the revenue, खर्चा, कमाई, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस, एसेट, लायबिलिटी एक्सेट्रा ऑफ द बैंक्स। ओके, इफ बैंक्स डू नॉट परफॉर्म अप टू एक्सपेक्टेशन, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वॉज टेकन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। वो 3 कैटेगरी में होता है। सबसे पहला कैटेगरी क्या होता है, उसमें क्या करती है आरबीआई, आरबीआई प्रिवेंट द बैंक फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स। डिविडेंड्स जो होता है अपने प्रोमोटर्स को यानी अपने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड्स बैंक देती है उसे देने से मना कर देता है, स्टॉप कर देता है। इफ फॉरेन बैंक देन आरबीआई आस्क्स टू द प्रोमोटर टू इन्फ्यूज additional amount of capital in the bank। अगर फॉरेन बैंक होता है तो आरबीआई उनके प्रोमोटर से बोलता है कि और पैसा इन्वेस्ट करें बैंकिंग सेक्टर के अंदर, अपने बैंक के अंदर, अपने बैंक के कैपिटल के अंदर। ओके, आरबीआई लिख लीजिए, प्रिवेंट द बैंक फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स। ओके, डिविडेंड्स देने से रोक देती है। उसके बाद क्या करती है, इफ फॉरेन बैंक देन आरबीआई आस्क्स टू द प्रोमोटर टू इन्फ्यूज एडिशनल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द बैंक। इफ अगर वो फॉरेन बैंक होती है तो क्या करती है, फॉरेन बैंक देन RBI asked to the promoters to infuse additional amount of capital in the बैंक। ओके, आगे देखते हैं। अगर इम्प्रूव हो जाता है इसके बाद कंडीशन तो उन्हें कैटेगरी 1 से निकाल दिया जाता है। इफ उनका इंप्रूव नहीं होता है तो वो चले जाते हैं कैटेगरी 2 में। ओके,
if improved then remove from category 1, otherwise move to कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में क्या होता है, जो इनिशियल रिस्ट्रिक्शंस है वो एज वेल एज सेम वैसे ही रहेगा, उसके अलावा कुछ और ऐड कर दिया जाएगा। इनिशियल रिस्ट्रिक्शन आर एस सेम, सम अदर वर एडेड। जैसे पहला क्या है, डू नॉट ओपन न्यू ब्रांचेस, उनको बोल दिया जाएगा कोई भी न्यू ब्रांच नहीं खोलना है, डू नॉट ओपन न्यू ब्रांच। और दूसरा क्या है, क्लोज और शट डाउन दोज ब्रांच विच आर रनिंग इन लॉस, उस ब्रांचेस को बंद कर दीजिए जो लॉस में चल रही हैं। क्लोज और shut down those branches which are running in losses। ओके, इसके बाद अगर वो सही कुछ सुधरती हैं तो उन्हें 1 में भेजा जाएगा, अगर नहीं सुधरती हैं तो फर्दर उन्हें 3 में भेज दिया जाएगा, कैटेगरी 3 में। इफ इम्प्रूव गो टू कैटेगरी 1 और इफ फेल्स गो टू कैटेगरी 3। ओके, ओल्डर रिस्ट्रिक्शन एज सेम, न्यू एडेड, यहां फिर नया ऐड किया जाएगा और पुराना वैसे ही का वैसे रहेगा। रिड्यूस रिम्यूनरेशन यानी सैलरी ऑफ हायर ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स, रिड्यूस रिम्यूनरेशन यानी कि सैलरी ऑफ द हायर ऑफिशियल्स, हायर ऑफिशियल्स और डायरेक्टर्स रहेंगे बैंकों के, जो उनके सैलरी को रिड्यूस कर दिया जाएगा। और प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग लार्ज डिपॉजिट फ्रॉम द डिपॉजिटर, और आरबीआई बोल देगी, स्टॉप कर देगी उनको कि लार्ज डिपॉजिटर जो हैं उनसे डिपॉजिट्स लेने के लिए। प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग लार्ज डिपॉजिट्स फ्रॉम द डिपॉजिटर्स। ओके, समझ गए आप लोग। ये है इफ ऑल मेंबर फेल्स, ऑल मेजर्स फेल हो जाएंगे, यानी कि कोई भी तीनों कैटेगरी फेल हो जाएगा तो फिर शट डाउन होता है, मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है। ओके, आरबीआई अंडर उर्जित पटेल हैड प्लेस्ड 11 पब्लिक सेक्टर बैंक इन प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। 11 बैंकों को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस में रखा गया है, पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, प्राइवेट सेक्टर्स दोनों को। क्या है प्रॉम्प्ट, कि अगर आरबीआई के एक्सपेक्टेशंस पर अगर खड़ा नहीं उतरता है बैंक तो उनके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। पहला कैटेगरी में रखा जाता है, फर्स्ट 3 प्रकार के होते हैं, पहले फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाता है, उसमें क्या किया जाता है कि रोक दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स, डिविडेंड्स देने से स्टॉप कर दिया जाता है। और अगर फॉरेन बैंक है तो आरबीआई प्रमोटर्स बोलती है कि कुछ और मनी इन्फ्यूज करें बैंक में, अगर इम्प्रूव हो जाता है तो निकाल दिया जाता है कैटेगरी 1 से, अदरवाइज मूव्ड इन कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में क्या होता है, इनिशियल रिस्ट्रिक्शंस आर एस सेम, पहला जो रिस्ट्रिक्शंस रहता है कैटेगरी 1 वाले वो एस सेम रहेगा। अदर वेयर एडेड, अदर में एडेड क्या होता है, डू नॉट ओपन न्यू ब्रांच, नया ब्रांच आप अब नहीं खोल सकते हैं, और जो ब्रांच लॉस में चल रहा है उसे बंद कर दीजिए, शट डाउन कर दीजिए।
अगर यहाँ इंप्रूव हो जाते हैं तो उन्हें कैटेगरी 1 में भेज दिया जाता है, और अगर यहाँ भी फेल हो जाते हैं तो उन्हें कैटेगरी 3 में भेज दिया जाता है। कैटेगरी 3 में क्या होता है कि ओल्डर रिस्ट्रिक्शन वैसे ही का वैसे रहेगा, न्यू एडेड हो जाएंगे। न्यू एडेड क्या होते हैं? न्यू एडेड होते हैं रिड्यूस रिम्यूनरेशन यानी कि सैलरी ऑफ द हायर ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स और हायर ऑफिशियल्स जो होते हैं उनके सैलरी को रिड्यूस कर दिया जाता है। प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग, उन्हें मना कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है लार्ज डिपॉजिट ऑफ डिपॉजिटर्स के लार्ज डिपॉजिट को लेने से मना कर दिया जाता है। 5 लाख से ऊपर आरबीआई या गवर्नमेंट पे नहीं करती है, इसलिए उन्हें रोक दिया जाता है। इफ ऑल मेजर्स फेल, यानी सब तीनों कैटेगरी अगर फेल हो जाता है तो उसके बाद शट डाउन होता है, मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है। जैसे इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक से मर्ज कर दिया गया है। आरबीआई अंडर उर्जित पटेल हैड प्लेस्ड 11 पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि 12 पब्लिक सेक्टर्स बैंक नियरली हैं, उसमें से 11 प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस में चल रहे हैं। Thank you so much. Have a nice day. Good luck for your preparation. And if you have any doubt, then message me on Instagram. And if you want notes, then message me on Instagram. I will provide you. Okay. Otherwise, you will contact me on my Telegram channel also. Same with same name @UPSC with Sevam. Thank you so much. Have a nice day. See you in another lecture where we will discuss about some other topics like Indradhanush mission, etc. and etc.